आनंद स्वरूप वर्मा सर के यहाँ हैं। बहुत दिन से तय हो रहा था कि हम लोग इंटरव्यू करेंगे, बैठेंगे, बतियाएंगे। सर, ये मैं जानना चाहूँगा कि समकालीन तीसरी दुनिया बहुत लंबे समय से आप निकाल रहे हैं। इस बीच बहुत सारे लोग आए, अपने अपने तरीके से मैगजीन, क्रांतिकारी सरोकारी मैगजीन निकालने की कोशिश की, लेकिन बंद हो गया। लोग नौकरियां तलाशने लगे, खुद के सर्वाइवल का संकट आ गया। आप कैसे टिके हुए? मतलब एक तरह से आ, आपका नाम और समकालीन तीसरी दुनिया आपस में इतने पर्यायवाची हैं कि लगता है एक लौह पुरुष जो डटा हुआ है अपने मिशन पे। ये संभव कैसे हुआ? ये इसीलिए संभव हुआ कि इसको मैंने एक मिशन की तरह से लिया था जी। और हिंदी पत्रकारिता में मैं चाहता था कि कुछ ऐसा किया जाए जो एक जन सरोकारी पत्रकारिता हो। जी जी। और अ, मेरे सामने बहुत सारे विकल्प थे। दरअसल मैं 1969 में दिल्ली आया। बलिया में आपका गांव है? मेरा गांव बलिया में है। गोरखपुर में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। जी। और बलिया में सर थाना कौन से बताए थे आप? गांव उभाव। उभाव थाना। उभाव गांव का नाम बता रहे थे आप? ककरासों। ककरासों। जी। वो बेलथरा रोड स्टेशन से जी जी जी। जाना गोरखपुर पड़ता में है। पढ़ाई लिखाई हुई? गोरखपुर में पढ़ाई लिखाई हुई। जी और वहीं 1966 में मैंने जी। मतलब पहली बार पत्रकारिता में प्रवेश किया। किस अखबार में या कैसे? वो हिंदी दैनिक नाम का अखबार था। अच्छा। उसका नाम ही था हिंदी दैनिक। जी और वो बिल्कुल 8 पेज का फुल फ्लेज्ड अखबार था। जी आज अखबार जो बनारस से निकलता था जी। उसको काउंटर करने को सोच करके वो निकाये थे। जी जी। और उस समय दो दो टेलीप्रिंटर उसके यहाँ, यूएनआई का और पीटीआई का, दोनों टेलीप्रिंटर थे। जी। तो एक बड़ा अखबार था। तो उसमें हमारे पास जो सर्टिफिकेट है कहीं पड़ा हुआ है कि ट्रेनी जर्नलिस्ट के रूप में जी। 1966 में पत्रकारिता की डिग्री हुई आजकल के हिसाब से कहें तो। बिल्कुल। जी जी। तो 1966 का मतलब ये हो गया कि 50 साल पहले की बात है। जी। 50 साल पूरे हो गए तो पत्रकारिता में। देखा जाए तो 50 साल हो गए पूरे। और अ, इन 50 वर्षों में पूरी पत्रकारिता का स्वरूप जिस तरह से बदलता गया और जहां आज पत्रकारिता पहुंच गई है, उस सबको देखने से लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं कहने के लिए। आपने भड़ास वाले प्रोग्राम में कहा भी था कि पत्रकारिता का वो दौर और आज के दौर पे आपने। जी सर, ये आपने नौकरी कहाँ कहाँ की? बहुत कम समय नौकरियां की आपने। मैंने लगभग आपने स्वतंत्र या आजाद या छोटा पत्रकार ही ज्यादा रहे आप? मैं फ्रीलांसर ही ज़्यादा रहा, क्योंकि जब 1969 में मैं दिल्ली आया तो सरिता में, दिल्ली प्रेस में मैंने नौकरी की। जी। और वो नौकरी भी ऐसी थी कि स्टेशन पर मैं अपना सामान एक क्लॉक रूम में रख करके और वहीं से नहा धो करके चला आया इनके पास, इंटरव्यू दिया, उन्होंने रख लिया, तो फिर नौकरी वो शुरू हो गई। हाँ, उसके संपादक थे विश्वनाथ जी। सरिता में कितने समय तक? सरिता में मैं रहा जुलाई 1969 से नवंबर 1970 तक। सहारा में रहे आप? नहीं, तो 70 के बाद फिर मैं आकाशवाणी में आया। अच्छा, आकाशवाणी। आकाशवाणी की एक वो वांट निकली थी, तो उसमें मैंने अप्लाई किया, उसमें टेस्ट हुआ और मैंने टॉप किया। अच्छा। तो वो ऑल इंडिया टेस्ट था, उसमें मैंने टॉप किया। तो क्या आपकी भूमिका थी उसमें? आकाशवाणी करते क्या थे, काम क्या था? मैं हिंदी न्यूज़ में था और वो अनुवादक कम सब एडिटर पोस्ट ऐसी थी। तो उसमें मैं खबरों को ट्रांसलेट करने से लेके बुलेटिन बनाने तक, तो वहाँ मैं 4 साल तक रहा। 4 साल। और वही सबसे लंबी नौकरी थी हमारी, 4 साल वाली। 1974 में मैं वहाँ से निकाला गया। जी। निकाले गए क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर आरोप ये था कि मैं सरकार के खिलाफ हूँ। अच्छा। और श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, तो सरकार के खिलाफ मेरे होने के उनके पास बहुत सारे प्रमाण थे और मैं इंदिरा गांधी के खिलाफ था भी। जी। लेकिन मेरा ये कहना था कि मेरी जो वहाँ पर सरकारी नौकरी में कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है, सीआर जिसको कहते हैं, तो मेरी सीआर देख करके आप निर्णय लीजिए। तो 3 साल में जो मेरी सीआर थी, जो मुझे बताया गया वहाँ कि 2 एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, 1 एक्सीलेंट थी,
तो काम तो मेरा इतना अच्छा था, फिर आकाशवाणी के बाहर चाहे मैं जो भी कर रहा हूँ, इससे आपसे क्या मतलब। लेकिन वो सारे तो तर्क जो आकाशवाणी थे, के बाहर आपकी एक्टिविटीज़ क्या थी? आकाशवाणी के बाहर जो एक्टिविटीज़ थी, इंदिरा गांधी के खिलाफ पर्चे वर्चे भी अच्छा। बांटना, लिखना। लेकिन वो जिस एक्टिविटी को लेकर के उनको बहुत दिक्कत हुई, वो मुझे पता चला उनसे। अ, केशव देव मालवीय जी थे जो मिनिस्टर थे, नेहरू की कैबिनेट में भी थे, इंदिरा गांधी की भी कैबिनेट में थे, पेट्रोलियम मंत्री थे। मालवीय जी ने मुझे बताया कि तुमने जो चारू मजुमदार की कंडोलेंस मीटिंग की, अच्छा, और वियतनाम वाले मुद्दे पर जो प्रदर्शन किया, तो वियतनाम नहीं, कंपूचिया वाले मुद्दे पर, तो मैंने कहा कि ये तो भारत सरकार की नीति के अनुरूप था। जो कंपूचिया या वियतनाम पर जो भी हो रहा था, अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ भारत सरकार भी थी। तो कहे लेकिन चारू मजुमदार वाले पर तुमने कंडोलेंस मीटिंग की थी, और उसके साथ इसको जोड़ के देखा जाए तो ये एक खतरनाक काम था। तो खैर इस तरह के, लेकिन देखिए इससे भी बड़ी बात ये थी कि जब मैं दिल्ली आया तो वहाँ ऑलरेडी मैं स्टूडेंट फेडरेशन से जुड़ा हुआ था गोरखपुर में, और स्टूडेंट फेडरेशन के जो हमारे वो थे सेक्रेटरी थे डिस्ट्रिक्ट के, घनश्याम शुक्ला थे, मैं जॉइंट सेक्रेटरी था। अच्छा। और उन्हीं दिनों, ये बात है 1969 की ही, 69 के शुरुआती दिनों की। तो आनंद नगर के पास एक जगह है फाइंदा, वहाँ एक संघर्ष हुआ जिसमें एक जमींदार मारा गया, और नक्सलवाड़ी वाली घटना शुरू हो गई थी 1967 के बाद। तो उसके साथ जो गोरखपुर की सीपीएम की यूनिट का वह हिस्सा जिसमें घनश्याम शुक्ला थे, हम लोग थे, हम लोग नक्सलवाड़ी वाले उसके पक्ष में खड़े हो गए थे। तो वो जो संघर्ष हुआ उसमें घनश्याम शुक्ला को सजा हुई, 40 लोग पकड़े गए थे, 4 लोगों को फांसी की सजा हुई, श्याम नारायण तिवारी, घनश्याम शुक्ला और हाँ, और 36 लोगों को आजीवन कारावास सेशन कोर्ट से। फिर हाई कोर्ट से जाकर के कुछ लोग छूट गए, कुछ लोग जेल में रहे। तो घनश्याम शुक्ला हमारे मित्र थे, और घनश्याम शुक्ला पेरोल पर एक बार रिहा हुए तो वो दिल्ली आए। तो दिल्ली आए तो मेरे यहाँ आए, और मैंने उनको अपने पास रखा। फिर वो जब यहाँ से लौट करके गए तो नेपाल से लिटरेचर लेकर के आ रहे थे जंगल के रास्ते। अच्छा। खच्चर पर लदा हुआ था। तो एक पुलिस पार्टी डाकुओं का पीछा करते हुए जा रही थी। तो उसने उनसे पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि साबुन है। तो छोड़ दिया, लेकिन फिर उसे शक हुआ तो कहा कि दिखाओ। तो पुलिस ने रोक लिया। तो इस बीच घनश्याम शुक्ला ने तुरंत क्या किया कि डायरी रखे थे, डायरी के पन्ने फाड़ करके उन्होंने मुंह में चबाना शुरू किया। तो पुलिस ने वो गला दबाया तो वो कागज जो बाहर निकला तो उसमें 3 दिल्ली के पते थे, जिसमें एक मेरा था। एक मेरा था, एक था श्रीनिवास मिश्रा, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वो प्रोफेसर थे, उनका था, और तीसरे का मुझे नहीं पता। तो श्रीनिवास मिश्रा के यहाँ उसी दिन पुलिस गई, और उनके एक कोलीग थे, उन्होंने मुझे खबर की, सप्रो हाउस में मैं लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, खबर की कि ऐसा ऐसा हो गया है और तुम्हारे यहाँ पुलिस आएगी। तो पहले तो मैं सीधे गया अपने लक्ष्मीबाई नगर जहाँ मैं रह रहा था, और मैं उन दिनों आकाशवाणी में नौकरी भी कर रहा था। तो वहाँ जाके हमने देखा घर में कोई कागज वगज ऐसा कुछ हो। तो मेरे सामने तो नहीं, लेकिन मेरी अनुपस्थिति में पुलिस गई थी। तो मेरे जो मकान मालिक थे, कोई मिस्टर सूद थे, वो शास्त्री भवन में कैशियर थे। तो उन्होंने मुझसे हाथ जोड़ के कहा कि देखिए पुलिस आई थी,
आई तो आपके लिए थी, लेकिन मोहल्ले के लोग समझेंगे कि मैंने कुछ गबन वबन किया है, तो आप मकान खाली कर दें। चोर की दाढ़ी में तिनका वाला मामला। तो खैर मैंने उनको समझाया, तो वो फिर बाद में इंट्रोगेशन वगैरह हुआ, पुलिस ने पूछा मुझसे कि आपने रखा था उनको, हमने कहा हाँ। कहा क्यों, आप नहीं जानते हैं कि वो अपराधी है? हमने कहा नहीं, वो अपराधी नहीं है। और वो असल में उन दिनों जो था ना, मतलब आकाशवाणी की नौकरी तो एक नौकरी थी, मैं जानता था कभी भी ये चली जाएगी। एक अजीब तरह का जुनून भी था, एक जोश हरदम रहता था, साले इस सिस्टम को बदलना है। तो डर और नहीं लगता था पुलिस से या कोई भी हो, इंटेलिजेंस वाले जो है। तो उनको मैंने यही कहा कि मैं सम्मान करता हूँ घनश्याम शुक्ला का, आप अपराधी कह रहे हैं, और मुझे अफसोस है कि मैं वैसा नहीं हो सका। तो अब ये सब चीज़ें सब तो जुड़ती जा रही थी ना। अच्छा, सोचा होगा कि पता फिर जिन्होंने लिखा था। तो आकाशवाणी में मैं 3 साढ़े 3 साल तक इसलिए रह गया, तकरीबन 4 साल तक, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की गड़बड़ी की वजह से। होता यह है कि नौकरी मिलने के बाद वो वहाँ से, होम टाउन से इंटेलिजेंस रिपोर्ट आती है, तो वो रिपोर्ट आने में ही लग गए 3 साढ़े 3 साल। उधर वो रिपोर्ट आई, इधर यहाँ की रिपोर्ट, सब मिला करके आकाशवाणी से एक तरह से कहा जाए उसको एक लाइन में कि नक्सली होने के आरोप में निकाल दिया गया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं 3 बार निकाला गया आकाशवाणी से ही। हाँ। अच्छा। और 3 बार रीइंस्टेट हुआ, चौथी बार बिल्कुल निकाल दिया गया। मुझे जब वो टर्मिनेशन लेटर मिलता था तो मेरे पक्ष में प्रदर्शन शुरू हो जाता था वहाँ। अच्छा। और वो थे स्टाफ आर्टिस्ट का डिजिग्नेशन मेरा था। सब लोग स्टाफ आर्टिस्ट होते थे, देवकी नंदन पांडे, हाँ देवकी नंदन पांडे, अशोक वाजपेयी। तो स्टाफ आर्टिस्ट यूनियन जो थी उसके लीडर थे मुद्रा राक्षस, और मुद्रा राक्षस ने हमारे केस को टेकअप किया था। तो जब मुद्रा राक्षस वो लंच में पूरा प्रदर्शन होता था, जब टेक्निकल स्टाफ यूनियन कह देती थी कि हम 10 मिनट के लिए ब्लैक आउट कर देंगे रेडियो, तब मुझे तुरंत रख लिया जाता था। तो ऐसे होते होते, और देखिए 1974 की बात है, 1975 में इमरजेंसी लगी, तो इमरजेंसी के छाया जो है मंडरा रही थी पूरी तरह से। इंदिरा गांधी ने कमिटेड जुडिशरी का नारा दिया था, कुमार मंगलम वगैरह जो थे। और 74 में ही रेल स्ट्राइक बहुत बड़ी हुई थी, जॉर्ज फर्नांडीज उसके लीडर थे, जिसने बिल्कुल हिला के रख दिया था। तो पूरा एक टर्मोइल वाला पीरियड था। उसमें मुझे लग रहा था कि मैं बहुत समय तक यहाँ टिका नहीं रह पाऊंगा। सहारा इसके बाद गए आपके? सहारा तो बहुत बाद में गए। कब? सहारा तो हम गए हैं 83 मार्च 83 से मार्च 85 तक हम सहारा में। वहाँ भी नहीं 85 तक नहीं थे वर्मा जी, भूल रहे हैं आप। 84 में ही आपने छोड़ दिया था। कहाँ रहे 85 मार्च 85 रहे? हाँ। तो वहाँ भी हड़ताल वगैरह हुई थी जो है? नहीं, हमारे बात हुई। आपने क्यों छोड़ दिया वहाँ फिर? हुआ ये था कि जब ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ तो मैंने उसमें उस समय एक टिप्पणी लिखी थी, वो हमारे ख्याल से पहली टिप्पणी थी, हिंदी पत्रकारिता या हिंदू पत्रकारिता, इस नाम से। तो हिंदी पत्रकारिता को हिंदू पत्रकारिता कहने वाली वो पहली टिप्पणी थी, तभी लिख दिया। हाँ हाँ। और हमने एक राजनीतिक समस्या का सैनिक समाधान करके एक कॉलम शुरू किया। उस पर कवर पर पंजाब का नक्शा था, उसमें एक संगीन लगी हुई थी, और राजनीतिक समस्या का सैनिक समाधान, और तमाम देश के प्रमुख लोगों से मैंने उनके विचार मंगवाए ब्लू स्टार ऑपरेशन पर। तो ये सब जब हो रहा था तो सुब्रत राय ने कहा कि ये आप राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं। 85 तो हाँ, तो मैंने सुब्रत राय से कहा कि अगर राष्ट्र विरोधी काम मैं कर रहा हूँ तो मुझे
जनता माफ़ नहीं करेगी। मैं सुंदरबाग में ऑफिस था, मैंने कहा सुंदरबाग से और हजरतगंज जाते जाते लोग मुझे लिंच कर देंगे अगर ये राष्ट्र विरोधी काम होगा तो। आपको लग रहा है राष्ट्र विरोधी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो थोड़ी मतलब बहस वहस होती रही और उन्होंने कहा कि इस समय तो सारे सिखों का सफाया कर दिया जाना चाहिए। अरे ये सुब्रत राय का बयान था। सुब्रत राय ने कहा, और तड़ित कुमार हमारे साथ थे, वो संपादक थे, मैं सह संपादक था। जी। अपने कमरे में, अपने घर पर, निवास पर बुला करके। तो मैं बहुत गुस्से में आ गया और मैंने कहा कि देखिए, ये आप फासिस्ट हैं, आप फासिस्ट की ये भाषा बोल रहे हैं, यही हिटलर की भाषा थी, एथनिक क्लिंजिंग जो वो कहता था। तो काफ़ी तेज मतलब बहस हो गई और मैंने कहा मैं जा रहा हूँ अभी कलकत्ता, लौट करके आऊँगा, उसके बाद तय करेंगे कि मुझे यहाँ रहना है कि नहीं रहना है। और कलकत्ता में IPF का कन्वेंशन था, मैं उसमें चला गया, लौट कर आया तो मैं अपना इस्तीफ़ा लेकर के मैं तैयार रखे हुए था। तो सुब्रत राय ने कहा कि नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं, आप छोड़िए नहीं, थोड़ा राष्ट्रहित को ध्यान में रखिए। तो बातचीत खत्म हुई। कहे कि नहीं, आपके लेखों से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मैं एक लेख लिखता हूँ, उसको आप छापिए। हमने कहा हाँ, ये हो सकता है, ठीक बात है, आप अपना पक्ष रखें, ठीक है। हाँ। तो उन्होंने एक लेख लिखा जी। तो वो लेख बहुत मतलब बहुत घटिया किस्म का था, भाषा वाषा सब कुछ। जी। तो मैंने मना कर दिया छापने के लिए। प्रवचन टाइप था यार। हाँ, मतलब प्रोजेक्ट आपने है। अखबार मालिक के ही लेख को छापने से मना कर दिया? हाँ, मैं एडिटर था ना, वो तो प्रबंध संपादक था, वो तो नहीं, मालिक एडिटर तो था। आज भी बहुत सारे लोग हैं। हाँ, लेकिन मतलब वो जो एक हाँ। बारीक रेखा होती है जी। ना समझ की, हाँ। तो नहीं है अब जो है। हाँ, तो वो तो फिर उनके जो पीए थे वो पढ़े लिखे आदमी थे सुब्रत राय के मुकाबले। तो पीए ने हमसे कहा कि थोड़ा आप कंसिडर करिए। हमने कहा आप लिख दीजिए, ठीक कर दीजिए। तो फिर उन्होंने जब लिख करके दिया तो मैंने उसको छाप दिया। वो अंक है मेरे पास। अच्छा। मैंने उसमें उनका लेख छापा और उसी के बाद उसी अंक में मैंने उसका रिजवाइंडर भी छापा अच्छा। कि इस लेख में क्या गड़बड़ियाँ हैं। अच्छा। तो ये सब तनाव चलता रहा और बाद में एक ऐसी स्थिति आ गई कि मुझे लगा कि अब मैं अगर यहाँ रुकूंगा तो मैं चल नहीं पाऊंगा। मैंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन सर ये भी बड़ी हिम्मत की बात है सुब्रत राय की कि उन्होंने जो है अपने समय के विशुद्ध नक्सली अप्रोच के पत्रकारों को रखा अपने यहाँ। आमतौर पर मालिक इतनी हिम्मत नहीं करता। हाँ, वो तड़ित कुमार भी उसके थे। इसीलिए चिटफंड का ये नायक जो है अभी भी सुरक्षित है। तमाम नायक अभी बंद है जेल में। अरे शारदा वाला भी तो वही है। नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि सारे लोग इनके नक्शे कदम पे चले क्योंकि कोई बचा नहीं, सब जेल में है या खत्म हो गया साम्राज्य। लेकिन ये अपने बुद्धि से, मेधा से चीजों को मैनेज किए हुए है सारा अभी। बिल्कुल सर ये समकालीन तीसरी दुनिया की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई? हाँ, समकालीन तीसरी दुनिया की शुरुआत से पहले, जैसे आकाशवाणी से निकलने के बाद ये हुआ कि फ्रीलांसिंग मैंने शुरू कर दी। और फ्रीलांसिंग के स्कोप आप जानते हैं कि जब आज नहीं है उस तरह से, आज तो फिर भी उस समय के मुकाबले बहुत है, लेकिन उस समय अखबार में लिखने का 300-350 रुपये मिलते थे एक लेख के। इवन लेसर देन दैट। हाँ, इससे भी कम, मतलब मुझे मिल जाते थे थोड़े से अच्छे। लेकिन अखबारी लेखन से कुछ हो नहीं सकता था। तो मैंने अनुवाद करना और मैंने खूब किताबों का अनुवाद किया और उसमें भी मैं बिल्कुल वही किताब जो मैं पसंद करता था। तो किताबों का अनुवाद और एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी का मैं अनुवाद करने लगा रेगुलर। कितनी किताबों का अनुवाद किए होंगे आपने? तकरीबन 20 से 25 के बीच होंगे। उसमें कोई बहुत चर्चित किताब जो आपके अनुवाद के बाद जानी गई? ब्रिड डायरी। उसमें मेरी टेलर की थी। क्या सबसे चर्चित हुई? क्या माई ईयर्स इन इंडियन प्रिजन। अच्छा, मेरी जेल डायरी। भारतीय जेलों में 5 साल 5 साल। अच्छा। नाम से मेरी टेलर की किताब थी। फिर वो इंडिया टुडे, आज का भारत, रजनी पामदत्त की। अच्छा, उसको भी वो मैंने अनुवाद किया था। फिर मनोरंजन मोहंती की जो किताब थी, माओइज्म इन इंडिया, भारत में माओवाद,
मैथ्यू क्यूरन की किताब थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ये सब बहुत सारी किताबें जो थी उस समय की चर्चित किताबें। और फिर इधर के दिनों में EMS नंबूद्रीपाद की किताब थी भारत का इतिहास, अच्छा। वो है, वो सब किताबें ऊपर सब रखी हैं, जो मैंने अनुवाद किया था। तो इरफान हबीब की जो ये मोहम्मद हबीब, इरफान हबीब के पिताजी जो थे वो भी हिस्टोरियन थे, उनकी किताब मैंने अनुवाद की। तो ये सब अनुवाद वगैरह मैं कर रहा था। फिर BBC का वारंट निकला, उसको मैंने भरा और उसमें एक रिटन एग्ज़ाम होता था जो यहीं से देना पड़ता था, मतलब वो मैं क्वालिफाई कर गया। फिर इंटरव्यू में जाने की बात हुई तो मैं नहीं गया, कि मुझे लगा कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, मैं श्योर हो गया कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा कि अगर मैं सेलेक्ट हो गया तब तो मुझे लंदन जाके रहना पड़ेगा। और एक्चुअली मेरे दिमाग में सपने बहुत थे, मैं बताऊं जो संजय, कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है भारत में। तो अब वो सपने पूरे हों ना हों एक अलग बात है, लेकिन सपने इतने थे कि मैं देश छोड़ के नहीं जाना चाहता था कहीं, मुझे यहीं कुछ करना था। तो वो मैं नहीं गया, यहीं क्लैरिजेज होटल में इंटरव्यू हुआ और एक कैलाश बुधवार थे वहाँ, बड़े सीनियर वो थे, जर्नलिस्ट थे, वही आए थे इंटरव्यू करने। तो जिस दिन इंटरव्यू खत्म हो गया उसके दूसरे दिन मैंने कैलाश बुधवार को फ़ोन किया, तो कहे कि अरे आप आए नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं इसलिए नहीं आया कि मुझे डर था कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा और फिर मुझे जाना पड़ेगा लंदन। तो कह रहे तो मिलने तो आ जाइए। तो खैर मैं जा नहीं पाया, तो वो BBC में नहीं गया। फिर अमृत प्रभात का लखनऊ संस्करण निकलने वाला था और शायद नाम था KB माथुर जो उसके, हाँ, तो उन्होंने कहीं से मुझे बुलवाया, हाँ, INS बिल्डिंग में। मैं वहाँ गया और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप एडिटर हो जाइए, जो अमृत प्रभात लखनऊ से निकलने वाला है। तो वही कम्युनिस्टों को ही जुटा रहे थे उस जमाने तो में। मैंने कहा अच्छा। जब मैं जा रहा था तो मेरे साथ एक बहुत अच्छा पत्रकार था, उसकी डेथ हो गई, जयप्रकाश शाही। तो जयप्रकाश शाही, मधुकर उपाध्याय, ये सब हरदम हमारे यहाँ आते रहते थे घर पर। तो ये दोनों एक ही बैच के थे, मधुकर और जयप्रकाश शाही। हाँ, IM पहले साउथ एक्सटेंशन में था इसका वक्त, तो वहीं से। तो जयप्रकाश शाही हमारे साथ गए, रास्ते भर हमसे कहते रहे कि देखिए आप मना ना करिएगा, आप मना ना करिएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने सोचा कि मना तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं ऐसी डिमांड रखूँगा कि वो खुद ही हमें मना कर दें। तो सारी बातचीत हो गई, तो मैंने अपना वेतन, अब इस समय नहीं याद है कितना, जितना हो सकता था मैंने उससे ज़्यादा ही मारा। तो उन्होंने कहा ठीक, आप आ जाइए इलाहाबाद। मान गए? हाँ, क्या आप इलाहाबाद आ जाइए और वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। तो मैंने कहा कि अरे ये तो मान गए। तो मैंने दूसरी शर्त रखी, हमने कहा कि स्टाफ जो है हम रखेंगे लखनऊ के लिए। तो उनका एग्रीड, हमने कहा ये भी मान गए। तो मैंने कहा अच्छा, एक लड़का बाहर बैठा है, उसको आप अभी नियुक्त करिए। हाँ, तो क्या बुलाइए। तो जयप्रकाश शाही को हमने अंदर बुलाया, तो उससे पूछे उसे क्या आ जाओ इलाहाबाद। अब वो भी ज्वाइन करा दिया इलाहाबाद। तब फिर मैं गया इलाहाबाद, और वहाँ जा कर के मैंने 3-4 दिन एडिटोरियल लिखा। बीरेन के ही साथ रह रहा था मैं। उसमें वीरेंद्र दास से मुलाकात हुई? हाँ, बीरेन और मंगलेश वहीं थे। अच्छा, ये आप लोगों की मुलाकात उस समय पहली बार वही हुई थी या पहले से? नहीं, पहले से थी। हाँ, यहीं दिल्ली में ही। घूमता आईना में कुछ देखते थे ढंगबाजी की कहानी? नहीं, बीरेन से बस मैं असल में कहानियाँ लिखता था। जी जी जी। हाँ, अच्छा। मैं जब दिल्ली आया तो कहानीकार के रूप में आया था। अच्छा। मेरी कहानियाँ छप चुकी थी 8-10, और मुझे ये जितने मंगलेश वगैरह सब। ये कहानीकार बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? लगा कि कहानीकार बनना है, ठीक बात होगी, होता है ना कुछ उस दौर के, मतलब पढ़ते खुलते जाने नहीं, मतलब वही कहानीकार बनना अच्छा होता है, ये कुछ मन में फील हुआ रहा होगा तभी तो आप। नहीं, वो ये कि मैं
बचपन में कविताएं लिखता था। ये मुझे नहीं मालूम था कि पहली बार सुना। और 1954 में मेरे पिताजी की डेथ हुई। जी। इतने याद है कि मेरे पिताजी ने बहुत पसंद किया जब मेरी पहली कविता छपी हुई देखी। तो इसका मतलब ये 1953 की बात है। गीत था क्या? नहीं, बाल संसद में छपता था। अच्छा। हाँ, तो आज अखबार का बाल संसद एक पेज निकलता था, हाँ। उसमें मेरी कविता छपी थी 1953 में। मैं 43 का पैदा हूँ, 10 साल मेरी उम्र रही होगी। तो इसलिए मैं 53 कह रहा हूँ, क्योंकि वो कटिंग तो नहीं है, लेकिन चूंकि 54 में फादर की डेथ हो गई थी तो 53 की ही होगी। तो वो पहली कविता हमारी छपी थी। बाद में तो कुछ युवा, उसी का कुछ युवा अंकुर या क्या कुछ करके उसका निकलने लगा था, तो उसमें मेरे गीत भी छपने लगे थे, जैसे किसको मैं अपने जीवन के गीत सुनाऊं वगैरह वगैरह इस तरह के। हाँ। बनी संगनी है मेरे जीवन की पीड़ा, नैनों में पावा सुर में मेघों की क्रीड़ा, यही सब मतलब वो छायावादी असर पूरा। हाँ पूरा वो तो गीत तो लिखता था। मेरे पिताजी की डेथ हो गई 54 में। वो प्रिंसिपल थे वहाँ बरहज में, देवरिया। हाँ वही देवरिया जिले में बरहज बाजार है वहाँ। तो मेरे पिताजी जब तक जीवित थे वो कहते थे कि इसको इंजीनियर बनाएंगे। मेरी माँ को यही पता था कि पिताजी इंजीनियर बनाने की बात कहते थे। कभी कहा होगा उन्होंने, शायद वो लंबे समय तक जीवित रहते तो इंजीनियर बनाने का ख्याल छोड़ देते हमारी साहित्यिक रुचि देख करके। लेकिन अब उनकी डेथ हो चुकी थी तो माँ के मन में था कि इसको इंजीनियर बनाए, तो मैं इंजीनियरिंग में पढ़ने लगा गोरखपुर आकर के। अच्छा। हाँ, और 3 साल तक मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग अच्छा की पढ़ाई की। लेकिन जाहिर सी बात है कि उस समय मेरी कहानियाँ भी छपने लगी थी। तो 3rd ईयर में मैंने छोड़ दिया इंजीनियरिंग, और कहानियाँ लिखने लगा था जब इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। उस समय कहानियाँ खूब पढ़ता था, कमलेश्वर वगैरह को, और बहुत सारे लोग थे, राजेंद्र यादव की कहानियाँ थी। एक तरह से अपने को एक्सप्रेस आप कहानियों में करते थे। हाँ। बल्कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो बड़ी जटिल और बोझिल होती है। हाँ, तो इसीलिए उसमें जो न्यूमेरिकल वाला हिस्सा होता था ना, उसमें 0 मिलता था। न्यूमेरिकल 0। हाँ, अब इंजीनियरिंग में बताइए न्यूमेरिकल में अगर 0 मिले साहित्य लिटरेचर में तो डिग्री तो आपने ली बात कि कहाँ नहीं? से हुई है? इंजीनियरिंग वाली डिग्री ली कि नहीं आपने? नहीं, कहाँ 3rd ईयर में। असल में 2nd ईयर में सप्लीमेंट्री आया था, हाँ उसका एग्जाम दे के मैं 3rd ईयर में पढ़ने चला गया। जी जी। और 3rd ईयर में करीब 1-1.5 महीना पढ़ा, तब तक वो रिजल्ट आया तो उसमें फेल हो गया था। ये तो फिर सुबह भी तो मैं पीछे नहीं गया। सुबह भी तो शायद वहीं कहीं थे, और हो सकता है कि नहीं तो फिर वो कहानी आपसे उम्र बहुत छोटा है सुबह हाँ। जी, तो कहानी वही आपने कहा अमृत प्रभात ज्वाइन किया। हाँ, नहीं तो अमृत प्रभात हम वहाँ इलाहाबाद से, हाँ फिर 3-4 दिन संपादकीय लिखा हमने। एक जायसवाल जी एडिटर थे। हाँ, सत्यनारायण जायसवाल। हाँ, तो उनको मैंने समझाया, प्रधान संपादक थे। हाँ, कि रेफरेंस सेक्शन रखिए, ये सब करिए। ये सब कुछ भी नहीं था वहाँ, सारी व्यवस्था करके। उसके बाद मैं दिल्ली आ गया, फिर लखनऊ जाना था। ठीक है, माथुर जी थे। फिर जब माथुर जी ने मुझे बुलाया तो मैं, अच्छा, फिर मेरे दिमाग में ये आ गया कि यार लखनऊ हम क्यों जाएं, और लखनऊ जाएंगे तो हम एडिटर हो जाएंगे। एडिटर हो ही गए थे, और एडिटर हो जाएंगे तो क्या हम करेंगे, मतलब चीफ मिनिस्टर नारायण दत्त तिवारी है, वो कभी कंधे पर हाथ रख देंगे, ये सब करेंगे, हम बस वही सब करेंगे। तो फिर हमने कहा कि कोई नहीं, मतलब इतना ये सुख लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो माथुर साहब नाराज भी हो गए, और मैं नहीं गया। मैंने सबको कहा था कि मंगलेश वगैरह सब वहीं लखनऊ में ट्रांसफर करिएगा। अरे माथुर साहब ने केवी माथुर तो जयप्रकाश शाही तो उसके बाद काम करते रहे वहीं। अमृत प्रभात में काफी समय तक काम किया है जयप्रकाश शाही ने, बहुत लंबे समय तक। तो रेलवे वाला किस्सा आपने सुना? कौन सा? कहानी की प्रेरणा कहाँ से मिली उसका किस्सा हाँ, ये है। वो तो बताइए ना। वो मूल बात है, कहानी कहाँ से आई। हुआ ये था कि गोरखपुर में एनी रेलवे का हेडक्वार्टर है, तो वहाँ से एक रेलवे की मैगजीन निकलती थी, अभी भी निकलती होगी। उसके संपादक थे राम विनायक सिंह।
हाँ राम विनायक सिंह हाँ थे। उनकी अब डेथ हो गई। हाँ, अरे कई उसके बाद गए। तो राम विनायक सिंह बहुत मदद करते थे युवा साहित्यकारों के जो नवोदित हैं। अरे वो मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शायद थे। तो हम लोग भी कविता विता कहानी वहानी लिख करके, तो कहानी लिख के ले जाते थे, तो उसका 30 रुपये अच्छा। और कविता का 15 रुपये, ऐसे था रेट। हम्म, तो एक बार पैसे की जरूरत पड़ी। अच्छा उनके यहाँ सिस्टम ये था कि छपे वपे जब भी वो लेते थे, भुगतान वाउचर बनाते थे, पेमेंट हो जाता था, वो बाद में अपना छपता रहेगा। तो तुरंत की मतलब आदमी समस्या, अच्छे थे। हाँ तुरंत की बहुत समस्या अच्छे हल हो थे। जाती थी। हाँ, तो एक बार मुझे पैसे की जरूरत पड़ी, तो मैं एक लंबी कविता लेकर के गया उनके पास। सोचा ज्यादा पैसे मिलेंगे। हाँ तो वो कहे कि कविता लेके आए हो, कहानी नहीं है? हम कहे नहीं कहानी तो नहीं है। तो कह रहे तो कविता में क्या मिलेगा? भोजपुरी में बात कर रहे थे। कविता में क्या मिलेगा? 15 रुपया। तो हम क्या करें, कविता ही है हमारे पास इस समय, जो भी हो दे दीजिए। तो कहा अच्छा ऐसा करो, ये लंबी कविता थी ना, उसको बीच से उन्होंने मोड़ा, उसको बीच से फाड़ा 2 कविता बना दी। और उसको 2 शीर्षक लगा। कहा लो अभी 2 कविता 30 रुपए का वाउचर बना के 30 रुपये पेमेंट कर दिए। दो कविता बराबर एक कहानी हो गया। इसीलिए कहते हैं कि मतलब इन चीजों को दरअसल बाजार तय करता है, कविता कैसी हो। हाँ, और क्या। अब क्या खाएं पिए क्या, सब कुछ बाजार तय करता। पहले भी करता रहा, आज भी करता। बिल्कुल। तो जब मैं अमृत प्रभात भी नहीं मैंने ज्वाइन किया, तो घर में भी और परिवार में भी ये चर्चा होती थी कि मतलब ये कुछ करना ही नहीं चाहते, क्या है। और शादी हो गई थी आपकी तब? हाँ 71 में शादी, तो आकाशवाणी में अगर नौकरी नहीं करते तो शादी नहीं होती। उस समय हो गई। उसी समय हो गई थी। फ्रीलांसर से कोई साला गैसों में कोई शादी करेगा? तो आकाशवाणी की नौकरी जो थी उसने शादी करा दी। अच्छा वर्मा जी, एक हम प्रश्न पूछते जैसे इन्होंने कर विनय श्रीकर जी जो टैगोर गार्डन शायद हाँ टैगोर गार्डन में ऊपर रहते थे छत पे। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैं आपसे मिलने गया था हाँ। सन 71 और 72 के आसपास की बात है। हाँ। याद आ रहा हाँ, आपको? खाना वाना खा के आए हाँ। थे हैं? नीचे तक छोड़ सवाल क्या है पहले ये बताइए। उन दिनों आप क्या करते थे? नहीं आकाशवाणी छोड़ चुके थे। नहीं, उससे पहले की बात है। 71 बता रहे हैं। 71 72। हाँ नहीं मैं आकाशवाणी में ही था, तो जिसमें अच्छा, वहाँ अच्छा। टैगोर गार्डन में था। हाँ, वो तो मुझे याद है, मुद्राक्षर जब यूनियन के नेता होता टैगोर गार्डन में जब आकाशवाणी मैंने हाँ। ज्वाइन किया तो मैं लक्ष्मीबाई नगर में रहता था, INA मार्केट के सामने। अच्छा अच्छा। सर ये तो- समकालीन बीच में तीसरी वो- दुनिया की शुरुआत कब? नहीं तो वही मैं बता रहा हूँ, असल में थोड़ा सा वो हो गया, हाँ, डिले हो गए थे विषयांतर हम हो लोग। गया। हाँ इसीलिए मुझे एंकरिंग करनी पड़ रही है। हाँ। तो जब ये हुआ ना तो मुझे भी लग रहा था कि मैं कर क्यों नहीं रहा हूँ ना। मैंने BBC की नौकरी के लिए कोशिश की, ना अमृत प्रभात किया, तो मैं करना क्या चाहता हूँ मैं ये सोच। तो एक आत्ममंथन करने के बाद फिर हमने कहा कि अच्छा जो हम करना चाहते हैं वो यही करना चाहते हैं। तो हमने समकालीन तीसरी दुनिया का एक दिमाग में खाका बनाया। वो नाम आपने ही तय किया? हाँ अच्छा। क्योंकि उस समय थर्ड वर्ल्ड थ्योरी माओ सेतुंग की जो थी वो बहुत चर्चा में थी, तीसरी दुनिया का सिद्धांत। और थर्ड वर्ल्ड में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश आते थे। मैं कम्युनिस्ट था ही। थर्ड वर्ल्ड को थोड़ा सा और इलेबोरेट करिए, मतलब पहली दुनिया कौन सी है, दूसरी दुनिया कौन सी है? पहली दुनिया में अमेरिका और रूस को मानते थे, विकसित जो देश। अच्छा, महाशक्तियाँ जो थी वो पहली दुनिया में थी। अच्छा। दूसरी दुनिया में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका को छोड़ करके सारे देश। अच्छा। जो अमेरिका रूस की नकल करते थे। हाँ लेकिन जापान भी, एशिया में से जापान को भी उसमें लेकर के, अच्छा। और बाकी जो विकासशील देश हैं ना, गरीब देश है। हाँ जो डेवलपिंग कंट्रीज हाँ, हैं वही उसमें तीसरी दुनिया को। ये कॉलोनी रहे हुए बड़े देश हाँ, के आजाद। बिल्कुल। जी। तो मैंने समकालीन तीसरी दुनिया नाम सोचा, तीसरी दुनिया सोचा, लेकिन तीसरी दुनिया नहीं मिला, समकालीन लगाया जी। और रजिस्ट्रेशन कराया। और असल में अफ्रीका में मेरी दिलचस्पी उन्हीं दिनों पैदा हो गई थी जब मैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों में आपके लिखने का काफी मतलब चर्चा रहती जी। थी और एक स्थापित नाम आप हैं। तो ये समकालीन तीसरी दुनिया भी एक तरह से ग्लोबल हाँ अलग को ही लेके आपने नाम सोचा है? बिल्कुल बिल्कुल। जी। उसकी वजह भी ये थी कि अफ्रीका की राजनीति में मेरी बड़ी दिलचस्पी अच्छा। थी। जिस समय मैं इंजीनियरिंग का छात्र था जी। उन्हीं दिनों
वहाँ गोरखपुर में बैंक रोड पर एक दुकान थी पीपीएच की, पीपुल्स बुक हाउस। जी। वहाँ जाते थे हम किताब उताब लेने, पढ़ने लिखने का शौक था ही, तो वहाँ से बहुत सारी किताबें बहुत कम पैसे में मिल जाते थे। गोर्की के उपन्यास, दास्तोवस्की, तुर्गनेव, ये सब उपन्यास वगैरह हम लोग वहाँ से लेते थे। तो उन्हीं दिनों एक किताब हमें मिल गई थी जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे डैग हैमरशोल्ड। तो डैग हैमरशोल्ड और कांगो आज़ाद हुआ था और पैट्रिस लुम्बा उसके प्रधानमंत्री बने थे। तो डैग हैमरशोल्ड और उसके बाद पैट्रिस लुम्बा को गिरफ्तार कर लिया गया था, वहाँ की जो रिएक्शनरी फोर्सेस थी, सोम्बे वगैरह, मोबुतू वगैरह ने। तो डैग हैमरशोल्ड और पैट्रिस लुम्बा के बीच जो करेस्पॉन्डेंस हुआ था वो मुझे मिला, और उसमें पैट्रिस लुम्बा ने यह आशंका व्यक्त की थी कि मेरी हत्या हो सकती है, जो हो रहा है, आप मुझे बचाइए। संयुक्त राष्ट्र का कर्तव्य है कि वो बचाए, और संयुक्त राष्ट्र विफल रहा और लुम्बा की हत्या हो गई। तो लुम्बा की हत्या से मैं बहुत ज़्यादा विचलित हुआ, क्योंकि मैं बहुत पसंद करने लगा था लुम्बा को, और ये बात है शायद 65 की बात हो गई। तो उसके बाद फिर मैं अफ्रीका पर खूब पढ़ने लगा, और फिर अफ्रीकी साहित्य भी पढ़ने लगा। तो जो दिल्ली के अखबार गोरखपुर में जाते थे एक दिन देर से, उसको जाके व्हीलर के यहाँ से लेता था, उसमें अफ्रीका का जो होता था उसकी कटिंग निकाल के रखता था। ये सब पढ़ते पढ़ाते फिर अफ्रीका में मेरी काफ़ी दिलचस्पी, और दिल्ली आने के बाद तो मुझे तो ये मैगजीन की शुरुआत कब हो गई? 1980 80 में। 80 में। जी। नेपाल के मामले भी आप काफ़ी इंटरेस्ट लेके लिखते रहते रहे हैं लंबे 1980 में जब ये मैगजीन निकलने शुरू हुई तो नेपाल में इसका काफ़ी अच्छा दरवाजा और बंद है। नेपाल में इसका काफ़ी रीडरशिप थी। अच्छा, नेपाल में बहुत लोकप्रिय मैगजीन थी। हाँ, और क्योंकि एक कम्युनिस्ट मैगजीन के रूप में, और आमतौर से जो जी, ये अभी लेटेस्ट अंक है नहीं? हाँ, ये लेटेस्ट अंक है, ये जो है लेटेस्ट अंक है इसका। जी। और एक कम्युनिस्ट मैगजीन के रूप में इसकी ख्याति वहाँ नेपाल में थी। अच्छा। तो उस समय बड़ी वहाँ सेंसरशिप वगैरह काफ़ी थी, तो ये किसी न किसी तरह से नेपाल पहुँच जाती थी और काफ़ी लोकप्रिय हो गई थी मैगजीन। तो मैं उस समय नेपाल गया। 1980 के उत्तरार्ध में मैं नेपाल गया। और वहाँ ये एक सूचना अभी हाल फिलहाल प्रकाशित की आपने संघ में कि आर्थिक संकट के कारण इसका स्थगित, हाँ, इस प्रकाशन स्थगित किया जा रहा है। जी हाँ, नेपाल। तो वहाँ मुझे बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिला नेपाल में। डिफरेंट फोर्सेज, छात्रों के बीच जो हैं, अध्यापकों के बीच, महिलाओं के बीच, लेखकों, पत्रकारों, सबसे मिलने का मौका मिला, और नेपाल में मेरी दिलचस्पी पैदा हुई उस समय। उसके बाद लगातार बढ़ती गई। अब तक तो कोई गिनती ही नहीं है, सैकड़ों बार गया होंगे। सर, काफ़ी लंबी बातचीत फर्स्ट राउंड की हुई। सेकंड राउंड हम लोग बात करते हैं। चाय आपकी बहुत ठंडी हो चुकी है और ठंडी चाय पीते हैं आप। अभिषेक श्रीवास्तव जी हैं और विनय शेखर जी हैं। एक तरह से हम लोग बतकही के अंदाज में बात कर रहे हैं और ये अच्छा लग रहा है। चलिए हम लोग फिर दोबारा अभी ब्रेक के बाद बात करते हैं। ठीक।